वेलकम स्टूडेंट। हम लोग चलने वाले हैं आज 12th केमिस्ट्री चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व है ना। तो डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसको अच्छी तरह से देखना है, ध्यान से, है ना। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको पी ब्लॉक के तत्व मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट आवर्त सारणी में स्थिति कैसी होती है। ये आवर्त सारणी है और अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ने के वाले हैं ना। एक्चुअली में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो भाग है वो आपका एस ब्लॉक है ना। एस ब्लॉक, इसके अंदर ये और ये सब क्या है, पी ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पर जो हरा कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। इसी ब्लॉक को हमको पढ़ना है जहाँ पर देखिए आपके पास पॉइंट है ये, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकलेट, कॉपर, जिंक, ये सब है ना। यहाँ पर देखिए ये सब आपको पढ़ना है। ये है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। और यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 56 बेरियम है ना। तो 56 बेरियम है और बेरियम कि जस्ट बाद 57 नंबर में आता है लेंथेनाइट, ठीक है। लेंथेनम बोलते हैं उसको। तो लेंथेनम आता है, तो ये 57 नंबर यहाँ से यहाँ हो गया है, ठीक है। यहाँ पुट हो गया है ना। मतलब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 जो तत्व है वो लेंथेनाइट कहलाते हैं, है ना। ये 57 नंबर में लेंथेनम, इसको लेंथेनम को हम लोग लेते नहीं है ना, लेकिन इसके सामने लगा रहता है ना। अब उसी को हम लोग करते आएंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा हो जाएगा, है ना, यहाँ तक, मरकरी तक। अब यहाँ से जाएंगे तो ये 88 नंबर में रेडियम है और 89 नंबर में होता है एक्टिनियम। क्या होता है? एक्टिनियम। यहाँ पर देखिए ध्यान से, है ना। ये एक्टिनियम से यहाँ शुरू होता है और ये यहाँ से उठकर यहाँ आ गया है, ठीक है। ये होगा आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये दोनों है अपने हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। और ये पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। तो ये दोनों एलिमेंट, दोनों ही ब्लॉक को हमको भी पढ़ना है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गई आपके पास। चलिए, तो किस तरह से आपको याद करना है, किस तरह से आप करेंगे वो आप जानिएगा, ठीक है ना। क्योंकि स्कैंडियम, टाइटेनियम इसको बोलते हैं हम लोग, हमारे भाषा में क्या याद करते हैं, साइंस टीचर वक्रमन फेको निकोजन, ऐसा, ठीक है। ये हो गया अपने पास। ऐसे ही बहुत सारे तरीके होते हैं आपको याद करने के लिए, तो इस तरह से याद करिए। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखिए डी ब्लॉक में आप देखे होंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह, है ना। तो देखिए वे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं, डी कक्षक में भरते हैं ना। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन वो डी कक्षक में ही आएगा, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, है ना। इनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 2 N-1 D110 होता है। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये समझना है आपने को कि हम लोग किसी भी तत्व का एक हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो निकाल कर देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है ना, ठीक है, परमाणु संख्या। तो 21 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं यदि, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6। अभी गिन लेते हैं यहाँ पर 6 2 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 बस हुआ अभी, ठीक है। 3p6, इसका 4s, उसके बाद 3s है क्या, 3p हो गया, और उसके बाद आएगा 3d। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 19 20 के 3 इलेक्ट्रॉन बस बचे हैं अपने पास, ठीक है। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखने में मिलता है कि जो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रुकता है ना। मतलब कहा जाए वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये एस है, ये पी है, ये एस है, तो डी ब्लॉक में रुक रहा है ना। तो वे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में भरते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH1 2 है। मतलब इसका अर्थ ये है कि इसके जो एस कक्षक होते हैं,
इसके जो अंतिम एस कक्षक होते हैं, है ना, ठीक है, उसमें 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मतलब यहाँ पर 4s वहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसके n-1 डी कक्षक में 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर कितने 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। NS1 to 2 एंड n-1 D 1 to 10, ठीक है। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब यही है, समझना है आपको। NH में 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन होंगे और ये जो D ब्लॉक है उसमें 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और देखिए फर्क है, एक दो चीज़ का फर्क बताता हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है और संक्रमण तत्व क्या है ना। वास्तव में डी ब्लॉक एलिमेंट के अधिकतर नहीं, कम से कम बहुत ही सारे जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन अंतिम में जो रहता है, जैसे कि हमारे पास जिंक वाला जो लाइन देखते हैं हम लोग, है ठीक है, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में ना पूरे का पूरा बाह्यतम कोश के अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट में 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ना इसको संक्रमण तत्व नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। तो संक्रमण तत्व क्या है आगे देखते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, तो एक चीज़ और बताता हूँ कि डी ब्लॉक पूरे का पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कह सकते हैं, है ना। तो और संक्रमण तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हाँ, तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे जरूर, ठीक है, ओके। चलिए अब संक्रमण तत्व में चलते हैं। वे तत्व जिसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में आंशिक रूप से भरा हुआ डी कक्षक हो। वे तत्व जिसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था आप पढ़े होंगे 11वीं में, अंतिम आंशिक रूप से भरा हुआ, आंशिक मतलब पूर्ण नहीं ना, आंशिक मतलब जैसे कि हमारे पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ठीक है, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरा है तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है बोलेंगे, है ना। इसमें 14 भरा है मतलब पूर्ण भरा हुआ है, इसमें 6 मतलब पूर्ण। इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग कह सकते हैं ये आंशिक रूप से भरा हुआ है। इसमें अगर 9 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 को छोड़कर नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग बोलेंगे वो आंशिक रूप से क्या है? भरा हुआ है। तो इसी तरह जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, उसका जो ऑक्सीकरण अवस्था में तत्व है, उसका जो ऑक्सीकरण होता है उसमें उसका आंशिक रूप से भरा हुआ डी कक्षक होता है। मतलब कहा जाए जैसे कि एक इसी का देख लेते हैं, देखिए 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और 3d1 है। जबकि डी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? 10 तत्व 10। डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आंशिक रूप से भरा हुआ है, मतलब ये संक्रमण तत्व के अंतर्गत आएगा जरूर, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह अगर हम लोग जिंक का देखते हैं, जिंक का देखते हैं तो इसका 30 होता है, परमाणु क्रमांक 30। तो इसके निकालेंगे तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और 3d। यहाँ पर देखिए हमारे पास 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 19, 20 है, 20 है, और यदि हम लोग 10 और डालते हैं यहाँ पर ऐसे तो हो जाएगा कुल 30। तो 30 हो गया। अब यहाँ देखिए 3d10 है हमारे पास, ठीक है। और डी ब्लॉक में कितने डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 10 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो कि कंप्लीट रूप से भर गया है। मतलब ये संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसका डी ब्लॉक है आंशिक रूप से भरा हुआ, आंशिक रूप से नहीं भरा है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, मतलब ये किसी अन्य तत्व से संक्रमण क्रिया नहीं कर पाएगा। तो यही क्लियर करना है दोनों में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है और संक्रमण तत्व क्या है। एक्चुअली में जो संक्रमण तत्व है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत ही आते हैं, है ना, लेकिन इसमें दोनों में क्या फ़र्क है ये मैंने आपको बता रखी है ना। क्लियर हो गया? चलिए एक बात और है कि संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं अधिकतर, है ना। तो क्या होता है कि जो इसको लिखना है, क्या होता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, उस डी ब्लॉक एलिमेंट के जो तत्व होते हैं उस तत्व में अत्यंत विद्युत धनी होता है ना। वो क्या करता है, एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व के जो बीच है ना, उसमें संक्रमण का कार्य करता है। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्व है इनके साथ संक्रमण का कार्य करता है, इसी कारण इसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये संक्रमण तत्व तो क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि संक्रमण तत्व के अंतर्गत संक्रमण तत्व के बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है। तो संक्रमण तत्व के गुण होते हैं और कुछ संक्रमण तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट को आवर्त सारणी में किस तरह से बांटा गया है उसको मैं बताता हूँ थोड़ा से जी। तो हम लोग कैसे बांटते हैं देखिए। तो सबसे पहला आता है प्रथम संक्रमण श्रेणी, है ना। प्रथम संक्रमण श्रेणी में आपका आ जाएगा स्कैंडियम से लेकर शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्कैंडियम से लेकर पूरा जिंक तक,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब आएगा। ठीक है, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है ना। इसको हम लोग या ऐसे बोल सकते हैं कि 3D संक्रमण श्रेणी, 3D, क्योंकि इसका जो अंतिम न्यूट्रॉन है वो 3D कक्षा में ही खत्म हो जाती है ना। चलिए, अब दूसरा संक्रमण श्रेणी, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसके यहाँ पर सेकंड में लिखना द्वितीय संक्रमण श्रेणी। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी में आपका, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के रूप में हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये है इट्रियम। इट्रियम आपका हो जाएगा वाई। ठीक है, इसको वाई से प्रतीक हैं, कैपिटल वाई, इट्रियम बोलते हैं इसको। और ये इट्रियम से शुरू हो जाएगी और चलेगा ये जिरकोनियम, नियोबियम से होते हुए वो जाएगा कैडमियम तक। कहाँ तक जाएगा? कैडमियम तक। ठीक है, इसको हम लोग 4D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, है ना। और तृतीय संक्रमण श्रेणी आपका जाएगा, क्योंकि 4 लगातार 4 क्षैतिज पंक्तियां वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसमें से तृतीय संक्रमण श्रेणी में आएगा। तृतीय संक्रमण श्रेणी में हमारे पास लैंथेनम, ये जो लैंथेनम है वहाँ पर लैंथेनम के जस्ट बाद वो आ जाएगा लैंथेनाइट समूह में आ जाएगा, है ना। तो लैंथेनम के जस्ट बाद हाफमियम है हमारे पास 72, हाफमियम, है ना। और हाफमियम से लेकर वो लास्ट जाएगा मरकरी में। ठीक है, मरकरी तक जाएगा, है ना। छठवा आवर्त अपने पास माना जाए, देखिए तो यहाँ पर लैंथेनाइड है ना। तो लैंथेनाइड के अंतर्गत यहाँ पर लैंथेनम जस्ट 57 नंबर में लैंथेनम, उसके बाद लैंथेनम जस्ट बाद आएगा हाफनियम, उसके बाद होते होते जाएगा वो मरकरी तक। कहाँ तक जाएगा? मरकरी। इसको हम लोग है तृतीय संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय, तृतीय, और एक होता है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, तो चतुर्थ संक्रमण, अच्छा इसको हम लोग 3D बोलते हैं, इसको 4D बोलते हैं, इसको 5D श्रेणी कहते हैं, 5D संक्रमण श्रेणी। और ये हो गया चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? 6D संक्रमण श्रेणी। तो ये जो चतुर्थ है, उस चतुर्थ में अपने पास रदरफोर्डियम, है ना, यहाँ पर रदरफोर्डियम, और यहाँ पर आते हैं एक्टिनाइड वाला जो श्रृंखला है वो है ना। ठीक है, इसी में थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अभी केवल इतना ही चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो जस्ट हम लोग चलते हैं संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व के जस्ट बाद संक्रमण तत्व के सामान्य गुण में चलते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें संक्रमण तत्व के सामान्य गुण क्या क्या है उसको नॉर्मल बता दिया गया है। देखिए, पहला आता है संक्रमण तत्व के सामान्य गुण, या हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सामान्य गुण। पहला आता है धात्विक गुण। सभी संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, धातु का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वे विद्युत के सुचालक, जो धातु का मतलब विद्युत के सुचालक हो गई, ठीक है ना। और आघातवर्धनीय तन्यता, ठीक है, आघातवर्धनीय तन्य तथा चमकदार होते हैं। ये आपके सोच समझ के लिखने का है ना। ठीक है, चलिए सेकंड चलते हैं, परमाणु एवं आणविक त्रिज्याएं। तो संक्रमण तत्वों की परमाणुक त्रिज्याएं sp ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती होता है। मध्यवर्ती होता है मतलब जैसे कि हमारे पास जो एस ब्लॉक तत्व की अपेक्षा कम ज़्यादा हो सकता है और पी ब्लॉक तत्व की अपेक्षा कम ज़्यादा हो सकता है, मध्यवर्ती होते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व की परमाणुक त्रिज्या है एसपी ब्लॉक के तत्वों की मध्यवर्ती होती है। सामान्यतः डी ब्लॉक के किसी श्रेणी में, सामान्यतः इसको वर्ड को यहाँ समझना कि सामान्यतः डी ब्लॉक के किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, डी ब्लॉक के किसी श्रेणी में अगर परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। अब क्यों घटती है ये आप नॉर्मल पहले समझ गए होंगे छोटी कक्षाओं में, कि ये हमारे पास माना जाए 2 कक्षक हैं और इसमें भी 2 कक्षक हैं और इसके पास भी 2 कक्षक हैं, 2 मतलब कोष हैं। ठीक है, 2 कोष हैं, कक्ष है। तो मान लो जाए किसी कक्ष में, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में 8 होता है। तो मान लीजिए किसी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आकार है वो नॉर्मल है। ठीक है, अब मैं इसी को इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा हूँ, है ना, कि 3 की जगह 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब धीरे धीरे क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए, सामान्यतः डी ब्लॉक के श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, जैसे कि इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये परमाणु संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है,
तो परमाणु संख्या बढ़ रही है ना, ठीक है। तो सामान्यतः डी ब्लॉक के किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती है। अब घटती है मतलब कैसे, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ना चाहिए ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण है, ठीक है, आवेश है ना, आकर्षण है, वो 3 इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा सा कम है। वहीं पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, तो आवेश और बढ़ जाएगा, ठीक है, इसके बीच आकर्षण और बढ़ जाएगा। तो आकर्षण बढ़ेगा, ये अपने ऊपर से खींचने लगेगा, ठीक है। उसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन के बाद 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ गई, तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगा उसका ना आवेश बढ़ता जाएगा, अर्थात कहा जाए इसका आकर्षण बढ़ जाएगा। और जब आकर्षण बढ़ जाएगा मतलब ये संकुचित होने लगेगी, संकुचित होगी मतलब ये छोटे होते जाएगा, क्या होते जाएगा, छोटे। अब इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन में और ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर संकुचित, मतलब यहाँ से अगर इसका परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ते जाता है तो इसका जो आकार है, परमाणु का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब जब परमाणु का आकार छोटा हो रहा है मतलब इसकी जो त्रिज्या है, यहाँ इसको बोलते हैं त्रिज्या, ये त्रिज्या भी क्या होने लगेगी, छोटे होने लगेगी। तो सामान्यतः डी ब्लॉक के किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती है, लेकिन यह श्रेणी के मध्य तक घटती है। अब देखिए मध्य तक क्यों घटती हैं, क्योंकि आगे ना क्या होता है कि इसके बाद त्रिज्याओं के अंतर अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जो त्रिज्याओं है उसका जो अंतर है अपेक्षाकृत कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे स्थिति आती है जिसमें त्रिज्याएं यहाँ पर धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन ऐसे क्षण है जिसमें त्रिज्याएं थोड़ा सा कम हो जाती है, मतलब त्रिज्याओं में अंतर अपेक्षाकृत क्या होती है, कम हो जाती है। इसी कारण मध्य तक बहुत ज़्यादा ही बढ़ती है, ठीक है। चलिए डी ब्लॉक में समूह से नीचे जाने पर, अब देखिए बाएं से दाएं जा रहे थे तो परमाणु का त्रिज्या क्या हो रही थी, घट रही थी, परमाणु त्रिज्या क्या हो रही थी, घट रही थी। अब यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ये बाएं से दाएं जा रहे थे ना, अब मान लो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब बढ़ती क्यों, यहाँ पर घटती है, तो मैं बताता हूँ कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कक्षकों की संख्या बढ़ रही, क्या कक्ष की संख्या बढ़ रही, क्या नहीं बढ़ रही है, 2 कक्षा ऐसी ही। लेकिन जब नीचे जाते हैं तो कक्षकों की संख्या बढ़ जाती है, 3 कक्ष हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 3 कक्षक में परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और परमाणु का आकार बड़ा हो गया मतलब त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। इसीलिए बोला जाता है कि डी ब्लॉक के समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। चलिए तो आगे कुछ गुण में और चलते हैं। गलनांक है ना, तो संक्रमण धातुओं का गलनांक व कथनांक उच्च होता है ना, संक्रमण धातु का गलनांक कथनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्योंकि संक्रमण धातुओं में प्रबल धात्विक बंध होते हैं। मतलब क्या होता है कि जब किसी तत्व के साथ या अन्य तत्व के साथ जुड़ता है तो प्रबल धात्विक बंध के माध्यम से जुड़ता है, ठीक है। तो प्रबल धात्विक बंध होते हैं, इसलिए गलनांक उतना क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ये नॉर्मल बात है। दूसरा देखते हैं, चौथा नंबर में आते हैं आयनन ऊर्जा। तो डी ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव है अर्थात आयनन ऊर्जा वह एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है। देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये बीच में होता है, नीचे में डी ब्लॉक होता है ना। तो डी ब्लॉक तत्वों का आयनन विभव है एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक, इससे अधिक, लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों से कम होता है। आयनन ऊर्जा परमाणु आकार के ऊपर निर्भर करता है। परमाणु का आकार छोटा होने से आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। मतलब देखिए ये परमाणु है और ये एक परमाणु है जिसमें छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा रहेगी, पर छोटे परमाणु नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कहा जाए यहाँ पर ये भी बताया था मैंने कि दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है कि परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब देखो इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ना इसकी जो आकार है वो छोटी हो जाती है। ये 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका आकार क्या होता है, छोटा नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। तो परमाणु का छोटा होने से आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। तो ये परमाणु छोटा है, मान जाए परमाणु क्या है, छोटा है। अब इस छोटे में से 6 जन है वो 6 प्रबल बंध से, धात्विक बंध से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इससे निकालने के लिए, ये वाले से निकालने के लिए कम आयनन ऊर्जा, क्योंकि ये 4 जन ही हैं और इससे निकालने के लिए कम आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर इसका आकर्षण बल ही बहुत ज़्यादा है, तो इनमें से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात परमाणु का आकार छोटा है, इस परमाणु का आकार छोटा है और इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है रंगीन आयनों का बनना, या तो हम लोग रंग लिख सकते हैं, रंगीन आयनों का बनना, या तो नॉर्मल रंग लिख सकते हैं आप, ठीक है। रंगीन आयनों का बनना कैसे बनता है, रंगीन आयन देखते हैं, है ना। इसका डिटेल बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो कैसे रंग बनाते हैं, देखिए कि संक्रमण धातुओं के यौगिक
ठोस अवस्था में या विलयन अवस्था में रंगीन होते हैं संक्रमण धातु हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जबकि एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के यौगिक श्वेत होते हैं। श्वेत मतलब एक प्रकार से कहा जाए रंगहीन, श्वेत भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर नॉर्मल बात नहीं हुई है। हमारे पास मेन पॉइंट क्या है कि संक्रमण तत्वों के यौगिकों का रंगीन होना इस बात पर निर्भर करता है कि जो संक्रमण धातुओं में N-L कक्षक, N-1 डी कक्षक है ना, सीधी बात है डी कक्षक अपूर्ण होता है। ये जो डी कक्षक है वो क्या होते हैं, अपूर्ण होता है तथा उसमें कई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डी कक्षक अपूर्ण होगा मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, ठीक है। यदि कोई समूह जब धातु आयन की ओर बढ़ता है, कोई भी समूह है इस धातु आयन की ओर क्या होता है, बढ़ता है, तो डी ऑर्बिटल के 5 ऊर्जा स्तर, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल है जो अपूर्ण है, कोई समूह है उसकी ओर बढ़ता है, धातु की ओर बढ़ता है, जो संक्रमण धातु उस धातु की ओर अगर बढ़ता है या धातु आयन की ओर बढ़ता है तो डी ऑर्बिटल के 5 ऊर्जा स्तर 2 समूह में बढ़ जाता है या 2 समूह में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। एक समूह ईजी बोल देते हैं, जिसमें देखिए इसको अच्छा समझना पड़ेगा आप लोग कि होता क्या है कि हमारे पास डी जो ऊर्जा स्तर है ना, जो डी ऑर्बिटल के 5 ऊर्जा स्तर है ना, हमारे पास ये, इसको हम लोग 5 बना देते हैं ऐसे, 5 ऊर्जा स्तर है, ठीक है। वो 5 ऊर्जा स्तर है, सॉरी 5 ऊर्जा स्तर है, वो 2 समूह में बढ़ जाता है। कितने समूह में बढ़ जाता है, 2 समूह में बढ़ जाता है, ठीक है। एक ईजी है ना, एक ईजी जिसमें क्या होता है, 2 समूह बटा है ना, जिसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तथा डी जेड स्क्वायर है ना, ऑर्बिटल होते हैं। इसमें 2 ऑर्बिटल, ठीक है, 2 भागों में बटा है ना। ये जो सॉरी डी ऑर्बिटल के 5 ऊर्जा स्तर है, उस 5 ऊर्जा स्तर को 2 समूह में बांटा जाता है। ये एक समूह, ये दूसरा समूह, तो एक समूह में 2 और दूसरा समूह में 3 कर देते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है ना। एक समूह ईजी जिसमें डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होंगे, तथा दूसरा समूह T2Z होगा जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल होंगे, इस तरह से, है ना। ये जो हमारा बीच का इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर बोलेंगे, एक ऊर्जा स्तर से ऊपर, ठीक है, एक ऊर्जा स्तर नीचे, एक प्रकार से कहा जाए, ठीक है। अब ये तो बढ़ गया, अब बढ़ गया, इससे हमको मतलब नहीं। अब मेन टॉपिक यही तक क्लियर हो जाता है ना, कि इसी कारण ही क्या होता है, ये जो संक्रमण यौगिक के जो धातु हैं, ठीक है, संक्रमण धातु की जो यौगिक है वो विलयन है, वो रंगीन होते हैं। अब एक और कुछ सिचुएशन आती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं कि जब जो संक्रमण धातु हैं, जब संक्रमण धातुएं के जो यौगिक होते हैं, संक्रमण धातुओं के यौगिक के जो विलयन होते हैं, उस विलयन में जब श्वेत किरण पड़ती है, विलयन पर कौन सी किरण पड़ती है, जब श्वेत किरण पड़ती है, श्वेत किरण पड़ती है तो क्या होता है कि डी संक्रमण होता है, और ऊर्जा का अवशोषण होता है, है ना। और अवशोषण होता है इस ऊर्जा के अनुरूप, इस ऊर्जा के अनुरूप उपयुक्त रंग का अवशोषण होता है, तथा इसके संपूरक रंग के रूप में हमें विलयन का रंगीन दिखाई देता है।
विलयन का रंग दिखाई देता है। रंगीन लिखने की जरूरत नहीं है, दिखाई देता है जी। इसका तात्पर्य तो क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि जब संक्रमण धातुओं के यौगिक के विलयन पर, ये संक्रमण धातु के यौगिक उसके विलयन पर श्वेत किरण पड़ती है, श्वेत किरण पड़ती है तो डी संक्रमण होता है। मतलब इसके डी ब्लॉक है और ये जो डी ब्लॉक है, ठीक है, उसमें संक्रमण होता है और ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब ऊर्जा का अवशोषण होता है मतलब अवशोषित हो रही है ना, और इस ऊर्जा के अनुरूप उपयुक्त रंग का अवशोषण होता है। ऊर्जा अवशोषित होगी, मतलब कोई भी ऊर्जा अवशोषण होता है उसमें तो क्रियात्मक जो क्रियाएं होती है, क्रियात्मक जो कार्य होता है, अर्थात एक प्रकार से कोई भी ऊर्जा का जो अवशोषण होता है तब कोई ना कोई तो कलर क्या होगा, उत्सर्जित होगा, ठीक है। तो इस ऊर्जा के अनुरूप उपयुक्त रंग का अवशोषण होता है तथा इसके संपूरक रंग के रूप में हमें विलयन का रंग दिखाई देने लगता है। जब यहाँ पर रंग का अवशोषण होता है तो इसके संपूरक रंग, संपूरक मतलब इसके पूर्ण करने वाला जो रंग है उसकी तरह हम उस रंग के रूप में हमें विलयन का रंग भी क्या दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है ना, अर्थात रंग का विलयन दिखाई देता है। ये क्लियर कर लीजिए। कुछ और गुण देखते हैं, उसमें चुंबकीय गुण आता है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, है ना, कि जब भी किसी यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस यौगिक के भीतर का चुंबकत्व, जब किसी यौगिक को, ये हमारे पास मान लीजिए यौगिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आने वाले, है ना, तो जब किसी यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस यौगिक के भीतर का चुंबकत्व, उस यौगिक के भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, ये है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, इससे प्रभावित होता है ना, है ना। यदि वह ये देखिए, ये यौगिक है, जब किसी यौगिक के चुंबकीय क्षेत्र, यदि किसी यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस यौगिक, ये जो यौगिक, उस यौगिक के भीतर का चुंबकत्व और बाहर चुंबकीय क्षेत्र, है ना, तो भीतर के चुंबकत्व और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, उसके जो यौगिक के भीतर का चुंबकत्व है वह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, प्रभावित होता है ना। अब यदि वह उसका साथ देता है, ये जो यौगिक है यदि उसका साथ देता है, ठीक है, या विरोध करता है, वर्ड समझ रहे हैं आपको, यदि वह उसका साथ देता है, यदि वह उसका विरोध करता है, तो इसी के आधार पर मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, है ना। तो ये जो लाइन लिखा हूँ इसको आप लिखना नहीं है, इसको मैंने समझाने के लिए बता रखा हूँ, ठीक है, कि यदि वह उसका साथ देता है या विरोध करता है तो क्या होता है। क्लियर हो रही बात मेरी, है ना। तो जब भी किसी यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस यौगिक के भीतर का चुंबकत्व तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। ओके, अब यदि साथ देता है, यदि यहाँ यौगिक है इस चुंबकीय क्षेत्र का साथ देता है ना, तो वहाँ यौगिक अणुचुंबकीय व्यवहार करता है। मतलब ये जो यौगिक है वो अणुचुंबकीय, यदि इसका साथ देता है तो, है ना। यदि विरोध करता है, यदि ये इसका विरोध करता है तो यह जो यौगिक है वह प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है। ये अणुचुंबकीय और ये क्या है, प्रतिचुंबकीय। क्लियर हो गई आपने। एक बात आती है यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक कहेंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि किसी स्पीसीज में कई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए ये अणुचुंबकीय विहार कब करेगा, इसको ही बताता हूँ कि अणुचुंबकीय विहार कब करेगा, जब किसी यौगिक का जो बाहर डी एलिमेंट्स है ना, वो डी ब्लॉक है, वो डी ब्लॉक है यदि अपूर्ण होगा, ठीक है, तभी ये अणुचुंबकीय व्यवहार करेगा, ठीक है। यदि ये डी ब्लॉक पूर्ण रूप से है तो वो प्रतिचुंब की तरह व्यवहार कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो यदि किसी स्पीसीज में कई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनमें अणुचुंबकत्व प्रबल होता है, क्योंकि बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, है ना। तो यदि किसी स्पीसीज में कई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें अणुचुंबकीय प्रबल होता है और ऐसी स्पीसीज फेरोमैग्नेटिक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। चलिए, तो इस तरह से इसके गुण हो गए और बहुत सारे गुण से हैं, उत्प्रेरक के रूप में हैं, बहुत सारे गुण हैं, तो आप कहीं पर सर्च कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं संक्रमण धातुओं के महत्वपूर्ण यौगिक। जो संक्रमण धातु है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें क्या क्या यौगिक बना सकते हैं। तो संक्रमण धातुओं के बहुत सारे यौगिक हैं, उसमें से कुछ देख लेते हैं हम लोग कि वो कौन कौन से यौगिक बनाता है ना, और कौन कौन से यौगिक हमारे पास उपलब्ध होते हैं। जैसे कि मिश्र धातु, यहाँ पर गुण में और देख लेते हैं, 7वां 8वां में मिश्र धातु, तो वो सब आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो सीधा चलते हैं हम लोग संक्रमण धातु के महत्वपूर्ण यौगिक। तो क्या क्या यौगिक, पहला था ऑक्साइड,
कितने ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि संक्रमण धातु में है अपने क्रोमियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ठीक है। ये सब किसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोई ऑक्साइड बनाता है कि नहीं बनाता, देख लेते हैं। तो प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व, प्रथम पंक्ति में कौन सा है अपने पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये सब है, ठीक है। मैग्नीज, आयरन, ये प्रथम पंक्ति है। तो प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व डी ब्लॉक धातु है ना, डी ब्लॉक धातु उच्च ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या युक्त ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या क्या, +2 भी बनाते हैं, +3, +4, +5, ये सब ऑक्सीकरण संख्या युक्त क्या बना देते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए, तो कुछ ऑक्साइड के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम है अपने पास, ये स्कैंडियम बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है। टाइटेनियम भी बना देता है, टाइटेनियम है T, ये O3 का भी बनाता है, O2 का भी बनाता है, ठीक है। वेनेडियम है, ये भी बनाता है। मतलब सीधी बात है, ऑक्सीजन से क्या करके क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। देखिए, ये ऑक्साइड बनाता है, क्रोमियम का ऑक्साइड बनता है ये, ठीक है, Cr2O3 है ना। और सबका मैं पूरा नहीं बताऊंगा। Mn, ये MnO भी बनाता है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ये, ठीक है। Mn2O3 भी बनाता है ये, Mn3O ये भी बनाता है, O4 बनाता है, ये बहुत सारा बनाता है, ये भी बनाता है बहुत सारा। Cr2 तो बनाता ही बनाता है, और Cro2 भी बनाता है, Cro3 भी बनाता है, ये सब बहुत सारे। आयरन है, आयरन भी बनाता है, FeO बनाता है, और क्या बनाता है ये आयरन, Fe2O3 भी बनाता है, Fe3O4 भी बनाता है, ये सब बनाते जाता है। मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। आगे देखिए, दूसरा आता है हैलाइड। हैलाइड, हमारे पास हैलाइड कौन सा है, जो 17 नंबर में जो क्लोरीन है उसके जस्ट नीचे वाले भाग है ना, मतलब 17वां नंबर के जो वर्ग है, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयरन है, ठीक है, ये सब बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे जो संक्रमण धातु है वो हैलोजन के साथ क्रिया कर क्या बनाता है, तो संक्रमण धातु हैलोजन के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं, हैलाइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, हाइलाइड बनाती है ना। तो पहले ऑक्साइड बनाती है, वो तो क्लियर हो गया है ना। हाइलाइट किससे से बनाते हैं, देखिए, तो हमारे पास जैसे कि ये अपने पास फ्लोरीन है ना, क्लोरीन, ये सब के साथ कोई नहीं के साथ क्रिया करता है। तो हमें क्रोमियम का क्रिया करके दिखाता हूँ। ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, ये आयरन के साथ क्रिया करता है और CrF6 बनाता है, मतलब ये हैलाइड बनाता है। ये क्रोमियम अपना किसके साथ मिलकर, फ्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सबको उदाहरण तो नहीं दे सकते, बहुत लंबा जाएगा। हाँ चलिए, आगे आता है सल्फाइड बनाते हैं तीसरा नंबर में, है ना। कि सल्फाइड कैसे बनाता है, देखिए कि उच्च ताप पर संक्रमण धातुएं सल्फर से क्रिया करके सल्फाइड बनाती है, ठीक है। सल्फर साथ क्रिया करके क्या बनाती है, सल्फाइड बनाती है। जैसे कि कापर को देखते हैं, हमारे पास कापर है, अपने पास 29 है इसका परमाणु संख्या, तो ये कापर है ना। ये सॉलिड अवस्था में S लिख देते हैं, और ये सल्फर ये गैस अवस्था में है ना। तो क्रिया करता है और कापर सल्फाइड बनाता है, CuS कापर सल्फाइड बनाता है, ठीक है। सल्फेट नहीं, सल्फाइड, SO4 होता है, सल्फाइड होता है, तो ये सल्फाइड बनाता है ना। तो सल्फाइड बनाता है, तो ये अच्छा, इसको पूरा कर देते हैं, ये 2 इसका है, हाँ चल ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बनाता है ना। तो इस तरह से ये हो गया पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। हाइलाइट के यौगिक बनाते हैं, सल्फाइड के यौगिक बनाते हैं, ऑक्साइड के यौगिक बनाते हैं, ये सब यौगिक हो गया। क्लियर होगी।